जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोमाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थल। दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज टू द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा देंगे तो जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर इनकम। शुरू करते हैं सबसे पहले अपना नया चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है एग्रीकल्चर इनकम में पढ़ते वक्त, वो मैं आपके साथ एक एक करके चलूंगा, आपको बिल्कुल परेशानी होने वाली बात नहीं है। ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है ये। सबसे पहली बात कि अपन एग्रीकल्चर इनकम में पढ़ेंगे क्या। सर अगर एग्रीकल्चर इनकम हमको इंडिया में होती है तो सर वो तो एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम है हमारा तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(1) में। हाँ जी, लेकिन उसमें क्या करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर करी जाएंगी, वो कौन से इंस्टेंसेस हैं जो एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे। अगर आपने वो एक्टिविटीज करी तो माने जाएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है, और वो ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे एग्रीकल्चर इनकम का करा जाता है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, हो सकता है उनको आप मानते हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है पर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, कौन कौन सी इंस्टेंसेस है विच इज कम अंडर द एम्बिट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं विच इज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। डन। तो ये अपन पहले 3 पार्ट देखेंगे, उसके बाद अपन 4th पार्ट देखेंगे कि कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जिनको हम मानते हैं कि ये तो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, या तो आप जो आपके पास अगर बागान वगैरह है, चाय का बागान है या कॉफी का बागान है और वहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, तो हम तो मानते हैं कि सर ये तो बिजनेस है, इसकी तो जो इनकम आनी चाहिए वो पीजीबीपी में आनी चाहिए। बाकी जो लोग ये बागान में काम कर रहे हैं और उससे सेल कर रहे हैं वो मानते हैं कि नहीं, ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये तो एग्रीकल्चर इनकम आनी चाहिए आपको। तो देयर इज अ सर्टेन डिस्प्यूट कि इसको एग्रीकल्चर इनकम माने या पीजीबीपी इनकम माने, तो उसके लिए प्रॉपर्ली प्रोविजन अवेलेबल है। हम जो भी इनकम आएगी उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे कि पीजीबीपी की इतनी और एग्रीकल्चर की इतनी आएगी, वो भी आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है। देन देयर इज अदर टॉपिक ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, उसमें कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस में लिखे तो आपको कुछ पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, वो सब क्या है वो सब कुछ अपन को देखना है। तो मैंने शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। आ जाइए, देखिए सर, एग्रीकल्चर इनकम में पहला है कि बताइए, डिफाइन करिए व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो हमने बोला कि सर डिफाइन तो हम करते रहेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि सेक्शन 10(1) एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम आपको हुई है तो उसको एग्जेम्प्ट करता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उस इनकम को आपकी टोटल इनकम के अंदर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। हाउएवर इट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अभी तो बोला कि चार्जेबल नहीं होगा, कह रहे हैं कि हाउएवर इट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्टेट लेवल एज पर स्टेट लॉज। तो सर पार्लियामेंट के तो कोई लॉ नहीं है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव के कुछ लॉज हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, और उन्होंने बोला कि नहीं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी। कैसे होगी वो देखा जाएगा। फिलहाल बेसिक पॉइंट ये है कि हमारे हिसाब से ये एग्जेम्प्ट है। what are the views of state laws on this agriculture income we will consider bit later। चलिए अभी अपन देखते हैं कि सर एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। प्लीज सी, एज पर सेक्शन 2(1)(a एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन करी है सेक्शन 2(1)(a) में। उन्होंने बोला है, देखिए 3 क्लॉजेज हैं, ए, बी और सी। मैं यहां पे मार्क करूं सेक्शन, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, सेक्शन 2(1)(a। ऐसे ही 3 क्लॉजेज हैं ए, बी और सी। क्या बोला है देखिए जरा
क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम? बोला कि सर अगर आपने कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव करा है उस जमीन से जिस पे आप खेती करते हो, आपके पास कोई भी जमीन है सर, आपके पास जो जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, आपने वो जमीन जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं वो जमीन पे अगर आप खेती करते सर, आप कल्टीवेशन करते, ठीक है, तो जो आपने कल्टीवेट करा और उससे जो भी प्रोसेस हुआ और उससे जो भी आपने सेल करके कमाया वो सर एग्रीकल्चर इनकम होगी। वो तो बहुत क्लियर है, वो तो सबके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्लियर है कि यही होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी और एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर आपके पास खेत है रूरल एरियाज में इंडिया में और उन खेतों को आपने किसी और को किराए पे चढ़ा दिया और कोई और खेती कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठे बैठे सिर्फ किराया कमा रहे हो, वो जमीन को किराए पे देने थे, तो आपने जो खेत किराए पे दिए हैं, लैंड जो किराए पे दिए, वो जो आपको रेंट आ रहा है, रेंट, वो रेंट भी सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ही जाएगा। यानी कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे आपके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे क्यों बोलूं, आपने तो किसी और को दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, कोई और एक्टिविटी कर रहा है सर, वो जो कोई और एक्टिविटी कर रहा है, लेट्स से आई एम ए, मेरे पास जमीन है, मैंने दे दी बी को और बी उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, तो सर आपको बी से जो रेंट आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। हाँ, और बी सर बी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है उस जमीन पे जिसकी वो जमीन है नहीं, उसकी सर उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ये सही है सर, ठीक है। तो अगर मेरे को उससे कोई भी तरीके का, उस जमीन से कोई सी भी तरीके का रेंट या रेवेन्यू रिसीव होता है तो सर वो एग्रीकल्चर इनकम में टैक्सेबल होगा। अब आप आगे और कहानी सुनिए सर, मैंने किराए पे दी है बी को, आई एम ए एंड आई लेट आउट दिस एग्रीकल्चर लैंड टू बी, और बी ने पता क्या करा, बी ने इंस्टेड ऑफ डूइंग कल्टीवेशन ऑन सच लैंड, बी ने आगे किराए पे दे दी, मैंने लेट आउट करा, बी ने सब लेट कर दिया, तो मैंने लेट आउट करा तो मेरे को जो रेंट आ रहा है, रेंट लेट आउट से, वो किस में जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम में। बी ने आगे सी को दे दिया, बी को जो रेंट आ रहा है, बी को रेंट आ रहा है सब लेटिंग से, सर वो भी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। सर ये हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं चल रहा, यहां पर ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में इंडिया में अगर आपने किसी को किराए पे दी और आपको जो भी किराया रिसीव हो रहा है, आपको किराया रिसीव हो रहा है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो, सर वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम में टैक्सेबल होगी। तो क्या बोला गया एनी रेंट और रेवेन्यू should be derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose, which is situated in India and used for agriculture purpose। आपने जिसको भी किराए पे दिए, बस you must make sure that the सामने वाला पर्सन जिसको आपने किराए पे दी है is using such land for the purpose of agriculture activities। Done? The amount received in money or in kind by one person from another for right to use land is termed as rent। हाँ जी, अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से किराया मिलता है कि भैया मैं आपकी जमीन यूज कर लूं, तो जो किराया दिया है उसको, मतलब जो कंसिडरेशन पे किया है उसको किराया ही बोलेंगे, रेंट ही बोलेंगे। द रेंट कैन बी either be received by the owner of the land or by the original tenant from subtenant। तो या तो वो किराया ओनर को मिल रहा है या फिर उसने जस्ट टेनेंट को दिया था, उस टेनेंट ने आगे सब लेट आउट कर दिया तो उसको जो किराया मिल रहा है, सर दोनों को किराया जो मिल रहा है वो दोनों के लिए क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। इट इंप्लाइज दैट, इससे समझ में आता है दैट ओनरशिप ऑफ द लैंड इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है बात? Thus the rent received by the original tenant from subtenant would also be agriculture income subject other condition mentioned above। ठीक है सर, तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर हम उस जमीन से किसी भी तरीके से रेंट या रेवेन्यू कमा रहे हैं, सर रेंट तो आपने समझा दिया, रेवेन्यू किस तरीके से कमा रहे हैं हम उस जमीन पर। सर रेवेन्यू थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है और किस किस तरीके से हम एग्रीकल्चर इनकम कमा सकते हैं, मैं जब आपको इंस्टेंसेस बताऊंगा कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, आप इनसे ऐसे ऐसे कमा सकते हो, तो शायद हम रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल मैंने लिखा है दैट रेवेन्यू इज मच ब्रॉडर देन रेंट। क्या है, कैसे कमाते हैं, विल लेट यू नो। ठीक है, तो पहला तो बात समझ में आ गया, सर हमको किसी भी तरीका किराया आता है हमको या ओरिजिनल टेनेंट को, सर वो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अगली स्लाइड। So the Supreme Court in CIT versus Raja Benoy
The Supreme Court in CIT versus Raja Binoy Kumar Sahas Roy has held that agriculture activity is divided into two parts. नहीं बोल सकते कि मैं आपके साथ केस लॉ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो एपेक्स कोर्ट ने इस मैटर में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय में ये डिसाइड करा कि सर अगर आपको देखना हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर आपको समझने का मन कर रहा है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्या होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो सर बेटर है हम आपको बता दें द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है बेसिक ऑपरेशंस कि ये तो होने ही हैं, अगर आप खेती करते हो तो ये तो करोगे। अरे बाबा अगर आपको खेती वगैरह करनी है तो आपको हल तो जोतना ही पड़ेगा, हल तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर जब आप ढंग से उसकी टिलिंग कर लोगे तो फिर आपको सोइंग करनी होगी, मतलब बीज वगैरह डालने होंगे कि जो भी आप उगाना चाहते हो वो प्रॉपरली अंकुरित हो। देखो कितना अच्छा शब्द बोलता हूं मैं, अंकुरित। अंकुरित का मतलब प्रॉपरली जर्मिनेट हो, प्रॉपरली उगे, ठीक है। सो बेसिक ऑपरेशन क्या बोल रहा है सर? बेसिक ऑपरेशन बोल रहा है इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर। मैं सर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पहले बेसिक ऑपरेशन। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन। तो उगने से पहले कोई भी कुछ भी जो आपने उगाया है, जो भी फसल आपने उगाई है, उसके उगने से पहले आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी श्रम किया है, लेबर, वो सर वो सारा श्रम वगैरह सब क्या है, उन्हीं को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल में बोला इन्होंने टिलिंग हो गया, सोइंग हो गया, प्लांटिंग हो गया और सिमिलर ऑपरेशन। टिलिंग मतलब वही खेत जोतना, सोइंग मतलब उसमें वो बीज डालना कि वो जो आप फसल चाहते हो उगाना वो फसल उग सके। देखिए सर कोशिश तो मैं आपके लिए थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ, इसीलिए मैंने कोशिश करी है। देखो बेसिक ऑपरेशन में विजन दिखाने की कोशिश करिए, आपको समझ में आए। दिस इज मे आई से दिस इज टिलिंग, दिस इज सोइंग। देखो बाकायदा पहले जोता गया और फिर अब जब इस तरीके से रेडी हो गया है तो इस पे वो फसल के बीज डाले जा रहे हैं कि अच्छे से फसल उग सके। तो ये सब क्या है सर? ये सब सर बेसिक ऑपरेशंस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा। अच्छा उन्होंने बोला कि ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो उगने से पहले जो भी एक्टिविटी करी दैट्स अ बेसिक ऑपरेशन। अब उग गई फसल, उसके बाद आप क्या करते हो? तो सर अब फसल उग गई तो उसका आपका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। तो उसके आसपास कुछ अनप्रोडक्टिव प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो उग गए हैं उन सबको अपन को हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। हमारी फसल सही रहे तो हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं ना, तो हम उसके ऊपर क्या करवाते हैं? हम उसके ऊपर छिड़काव करवाते हैं कि उनके ऊपर इंसेक्ट्स कीड़े ना लगे। तो ये जो हमने छिड़काव करवाया, फालतू की चीजें जो थी फसल के आसपास उनको क्लियर करा, अपन ने उसको प्रॉपरली इस तरीके से अरेंज करा चीजों को फसल उगने के बाद कि हम उसको फिट कर सके, वी कैन मेक इट फिट फॉर मार्केटेबल। तो वो जो फसल उग गई है अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भैया उग गई है तो ये बिकने लायक बन जाए, तो वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू मेक इट मार्केटेबल। तो व्हाट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस? सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस मींस it means operation which foster the growth and preserve the produce for rendering the produce fit for sale in the market। किस चीज के लिए करते हैं भैया? सेकेंडरी ऑपरेशंस, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, आगे के ऑपरेशन, to make it fit for sale in the market and which are performed after the produce sprouts। वो फसल उगने के बाद होती है सारे काम। sprouts from the land like weeding, digging the soil, खोदना, जमीन खोदना, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अंडरग्रोथ, जो अनवांटेड अंडरग्रोथ है नियर बाय, बिना आपके एफर्ट के कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं ना, जंगली पेड़ पौधे, उन सबको हटाना। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, तो जो भी आपकी फसल है उसको इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाना। डिप्रिडेशंस फ्रॉम आउटसाइड, कटिंग एंड प्रूनिंग, छटाई करना, कटिंग करना, ट्रिम करना बाकायदा फसल को। सो बोथ बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म टू कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। वन कैनॉट डिसएसोसिएट द बेसिक ऑपरेशन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। तो इन दोनों को मिला के ही सर बाकायदा
बाकायदा आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंप्लीट होती है। सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस करके छोड़ दिए, फसलों की बात खत्म हो गई, अब उसका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं, मैं आपको एक बहुत नॉर्मल बात बताऊं, ये मैं बात करते करते मेरे मन में आया। मैंने बहुत लोगों को, जो लोग एक अच्छी रैंक पे पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना, मैंने उनको सुना भी है बात, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अचीव दिस एंड वॉन्टेड टू मेंटेन दिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एवरीबॉडी इज रनिंग कि मैं हाई रैंक पे पहुंच जाऊं। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि सर मैं इस स्ट्रीम में हूं, इफ आई एम टीचिंग टू द एस्पिरेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट, तो अगर मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं अपना ये एक एफर्ट करूं ऐसा कि सब तक मेरी बात प्रॉपर्ली पहुंच सके, मेरे को लोगों को मेरी बातें समझ में आ सके। मेरा यही तो काम है कि मैं जो डिलीवर कर सकूं वो बच्चों तक ढंग से पहुंचे। तो I also wanted to, obviously, why not? I also wanted to reach on heights. मैं भी ऊपर तक पहुंचना चाहता हूँ, उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर सारे बच्चों को इतना प्यार मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बोलूँ कि I also wanted to become number one faculty of taxation, तो अगर मैं बनना चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन ऊपर पहुंचना मेरे को ऐसा लगता है फिर भी शायद आसान है। आज मैं फ्रीक्वेंट एफर्ट्स डालूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, बच्चों के साथ रहूंगा, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं मिलेगा मुझे प्यार। लेकिन वहां पर पहुंच के वहां पर खुद को मेंटेन रखना इज अगेन अ बिग टास्क। तो शायद नंबर 1 बनना आसान है, पर नंबर 1 बने रहना इज मोर डिफिकल्ट। तो फसल उगाने से पहले जो आपने मेहनत करी, अब उसको सक्सेसफुल मेंटेन करना वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात सर? ओके, सो अब देखिए सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में मैंने क्या क्या बोला। डिगिंग द सॉइल, मैं दूसरा कोई पेन लूं क्या आपको दिखाने के लिए? डिगिंग द सॉइल, हियर इट इज। ओहो, removal of undesirable undergrowth, prevention of crop from insects and pests, cutting and pruning, etc. मैंने इसको कोशिश करा कि आप तक एक बार विजन पहुंचा दूं। बेसिक ऑपरेशंस तो आपने देखिए सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, पहले आपको जहां पर आपको चाहिए वहां पर आपको प्रॉपर्ली ये सॉइल डिग करनी पड़ती है, यानी कि जमीन खोदनी पड़ती है। ही इज डूइंग सो। फिर उसके बाद जो अनवांटेड ग्रोथ है वो देखिए उन सबको हटाया जा रहा है। ठीक है, अब जब फसल अच्छी से उग गई है तो उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, ये देखिए बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाकायदा फसल के ऊपर छिड़काव करवा रहे हैं। और अब जब फसल ढंग से उग गई है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिमिंग, कटिंग। ठीक है, तो ये सारा वही पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये था सेक्शन 2(1)A। अब आते हैं अपन दूसरे पे। सर डिटेल पे मैं जाता ही हूँ, मैं चाहता हूँ मैं आप तक 1 घंटे की बात करूँ, अगर मैं 1 घंटा 15 मिनट बात कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप तक बातें पहुँचनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, सो हियर इट इज। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? नेक्स्ट कह रहे हैं सेक्शन 2(1)A B में 3 है, ए हो गया, बी पढ़ रहा हूँ, सी पढ़ूंगा एग्रीकल्चर इनकम समझने के लिए। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। 3 पॉइंट कह रहा है। पहला कह रहा है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। सर ये तो बहुत कीमती बात है। कह रहा है कि आपको उस जमीन से जो भी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से ही होनी चाहिए। अगर उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती तो सर फिर वो जो इनकम आपको रिसीव हुई ना, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। आपने किसी को किराए पे दिया, हम कह रहे हैं किराया आया, एग्रीकल्चर इनकम है। किराएदार ने आगे किसी को किराए पे दिया, किराएदार को जो इनकम आई, रेंट आया, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन जिसको आगे दिया, you must sure that the other person is doing agriculture activity. If the same is not doing the agriculture activity, your rent is not considered as agriculture income. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आपको इनकम डिराइव हुई है सर उस जमीन से, वो बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीकल्चर ही होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं इनकम डिराइव्ड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड फॉर एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। क्या कह रहा है ये बात? कह रहा है कि जो भी इनकम रिसीव हुई है कल्टीवेटर को, जिसने मेहनत करी, या उसको जिसने रेंट रिसीव करा, वो फसल फिट टू मार्केट पहुंचनी चाहिए, मतलब फिट फॉर मार्केटेबल होनी चाहिए कि मार्केट में वो बिक सके। ठीक है, वो एग्रीकल्चर क्रॉप हो। और थर्ड इज
इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। अब आपने क्या करा, देखिए मेरी बात समझना, तीन बातें हो गई यहां पे। पहली बात, आपने किराए पे दिया, ध्यान से सुना, आपने किराए पे दिया, सामने वाले को वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा। आपको जो किराया आया वो एग्रीकल्चर इनकम, सामने वाला उस पे एक्टिविटी कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एंड जो सामने वाला है द वन हु इज अ कल्टीवेटर, वो उसके ऊपर इतनी ही मेहनत कर रहा है कि उसने बेसिक ऑपरेशंस भी करे, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी करे, एंड मेक सच कल्टीवेशन, मेक सच क्रॉप्स फिट फॉर मार्केटेबल, उसने उसको मार्केट में बेचने लायक बना दिया। तो उसको जो कल्टीवेटर को जो भी इनकम रिसीव हुई सर, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। तीसरा क्या कर रहा है, खाली ये कर रहा है कि लाओ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर फसल वगैरह सब रेडी है, जो उगाना था वो उग गया, सब कुछ बढ़िया, लाओ हमें दो, हम खाली बेचेंगे। मेहनत तुमने कर ली, तुमने बेसिक ऑपरेशंस कर लिए, तुमने सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी कर लिए। अब सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में आगे भी बढ़ते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है, मैं लेके जाऊंगा इनको शहर और वहां पे जिनको जरूरत होती है उनको ये सब बेचूंगा। तो अगर आप उनको सेल कर रहे हो, किसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आप सेल कर रहे हो, बस यही कर रहे हो, लेबर आपने नहीं करी थी, श्रम आपने नहीं किया था, आप खाली उनको बेच रहे हो, तो आपको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है सर, उसको जो इनकम हो रही है ना सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। ठीक है, सो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो रेंट जिसको आया उसको भी, कल्टीवेशन जिसने किया उसको भी, ये तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेल जिसने करा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको भी। क्लियर सर? लेट्स मूव फर्दर। सेक्शन 21AC, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। If a building satisfy the following condition, then income from such building shall be treated as agriculture income. सर यहाँ पर पता है क्या बात हो रहा है, यहाँ पर ये बात हो रहा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोला जा रहा है, बिल्डिंग बोला जा रहा है, बिल्डिंग, फार्म बिल्डिंग। ठीक है, क्या कहने का पर्पस है मैं आपको समझाता हूँ जरा सा। देखिए सर, ये बात पहले मान के चलेगा कि मेरी बहुत ही ज्यादा गंदी ड्राइंग है, और उसका नमूना आपको अभी थोड़ी सी देर में दिख भी जा रहेगा। ये आपकी एग्रीकल्चर लैंड है सर, और ये एग्रीकल्चर लैंड में लेट्स से लेट्स से ये ए है और ये इस जमीन का ओनर है, इसने ये जमीन रेंट पे दे दी इसको। ये कौन, ये है बी। बी बोला कि ठीक है मैं इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करूंगा, और अगर मैं इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करूंगा तो जो मुझे इनकम आएगी वो कौन सी कहलाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ए बोला ठीक है, ए ने बोला मुझे जो रेंट आएगा वो भी क्या माना जाएगा, वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब ए ने किराए पे दिया और बी ने बोला कि यार देखो मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूँ पर मैं बड़ा दूर से आऊंगा और मेरे को यही मेन काम करना है, और जो यहाँ पर जरूरत पड़ती है ना, इधर फसल उगाने के लिए जो भी जरूरत पड़ती है उसका सामान वगैरह रखने के लिए कहाँ जाऊं मैं, कहाँ स्टोर हाउस ढूंढूं। तो ए ने बोला कि ये जो मेरा खेत है ना इसके साथ ही मैंने एक घर बना रखा है, तुम इस घर में रह लो। इस घर में या तो तुम रह लो, तुम क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि तुम इसमें खेती करोगे, या तो तुम रह लो, या फिर यहां पे लगने वाला जो भी सामान है, यानी कि या तो तुम इन पर्सन रह लो, या फिर यहां पे रखने वाला जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी सामान इस फसल को उगाने के लिए तुम यूज करते हो एज अ स्टोर हाउस यूज करना चाहो तो कर लो। और इस बिल्डिंग का भी मेरे को क्या चाहिए, किराया चाहिए। तो अब जो बिल्डिंग का किराया आ रहा है मैं बोलता हूं कि ये क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन फार्म हाउस। तो इससे आने वाला जो भी किराया है सर वो किराया भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो जमीन से जो किराया आ रहा है
जमीन से जो रेंट आ रहा है वो तो है ही है, इस घर से जो रेंट आ रहा है वो रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम में ही कंसिडर किया जाएगा, बशर्ते वो जो घर बना हुआ है या जो भी स्टोर कैपेसिटी के लिए बना हुआ है वो या तो उस खेत के ऊपर ही बना हो या तो यहां पर ही बना होता। या तो ये बीचों बीच, खेत के बीचों बीच बना होता, या खेत के लगालग, ज्यादा दूर नहीं, खेत के लगालग ही सटा हुआ होता, बोलते हैं सटा हुआ होता, हिंदी का सही वर्ड यूज करूं तो यहां पर अगर ये फार्म हाउस इस खेत के बीचों बीच है या खेत के साथ सटा हुआ है और उस पर किराया आ रहा है, तो सर ये फार्म हाउस जो है इसके रेंट पे अगर आपको क्या मानेंगे, इसके रेंट पे आपको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने फार्म हाउस जो सुना हुआ है ना वर्ड, वो ये सुना हुआ है कि किसी दोस्त का फार्म हाउस है, चलिए और न्यू ईयर पे फार्म हाउस पे पार्टी करेंगे। तो फार्म हाउस का मतलब ये होता है कि यूजुअली शहरों से बहुत दूर होते हैं, आसपास कोई ज्यादा घर नहीं होते हैं, अलग होते हैं, सब लोग गए वहां पर, कभी रहे, कुछ टाइम एंजॉय किया। वो फार्म हाउस अगर आपने कभी किसी को किराए पे दे रखे हैं तो सर सॉरी वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही है। हाँ, फार्म हाउस अगर आपने किराए पे दे रखे तो एग्रीकल्चर इनकम तो कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भले एग्जेम्प्ट हो, इनकम फ्रॉम हाउस एग्रीकल्चर इनकम तो उसको कंसिडर कभी भी नहीं करा जाएगा, याद रहेगी ये बात। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वही फार्म हाउस तुम्हारे उस खेत से सटासट है और वो फार्म हाउस तुम इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि तुम जमीन को भी यूज कर रहे हो, तो फिर हम मान लेंगे कि उसका दिया हुआ रेंट एग्रीकल्चर इनकम है। तो क्या बात हुई, अब जरा ध्यान से देखेंगे। इफ अ बिल्डिंग, जो आपने बिल्डिंग दी है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, देन इनकम फ्रॉम सच बिल्डिंग शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। वो जो बिल्डिंग दी गई है, अगर वो ये कुछ 4 कंडीशंस दे रखी है, अगर वो कंडीशंस पूरी करते हैं तो सर मान लिया जाएगा कि वो फार्म बिल्डिंग से आने वाला किराया एग्रीकल्चर इनकम है। पहली बात, बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। तो या तो वो बिल्डिंग किसकी होनी चाहिए सर, वो बिल्डिंग या तो कल्टिवेटर की होनी चाहिए जिसमें खुद खेती कर रहा है, या फिर सर जिसको रेंट रिसीव हो रहा है उसकी होनी चाहिए। इट इज ऑन और इट इज ऑन, या तो वो जमीन के ऊपर ही होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, या फिर इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। तो या तो वो उसके ऊपर होनी चाहिए या उस जमीन के साथ इमीडिएट विसिनिटी, उस जमीन के एकदम साथ सटासट होनी चाहिए, एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और वो बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। आप उसको खुद रह रहे हो, अपना सामान रख रहे हो, हम मानेंगे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड एज अ ड्वेलिंग हाउस, देखो सामान रखने के लिए, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। लैंड इज आइदर असेट टू अ लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट एंड इट इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। तो क्या बोला गया सर, क्लियर बात बोल दी 21AC में। 21AC ने बिल्डिंग के ऊपर बात करी और बोला कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है वो उस जमीन के ऊपर ही है या फिर जमीन के साथ सटासट है, वो बिल्डिंग रूरल जमीन पे होनी चाहिए, रूरल लैंड कहना चाहिए। अर्बन लैंड पे हो गई तो सर सॉरी, वो बिल्डिंग पे हम आपको एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी अब हमको जो समझ में आ गया वो ये समझ में आ गया सर, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक्टिविटी सर रूरल एरिया में होनी चाहिए, और सर ये रूरल एरिया इंडिया में होना चाहिए। यानी कि अगर ये अर्बन एरिया में हो रही है तो सॉरी सर, ये रूरल एरिया में होनी चाहिए। और रूरल एरिया कहाँ पर होना चाहिए सर, ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आसपास कहीं पर नहीं, इंडिया से इनकम आनी चाहिए, ये श्रीलंका वगैरह से नहीं। ठीक है, अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर से आ रही है तो सर वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर, ठीक है। अब कई बच्चे पूछना चाहते हैं सर रूरल एरिया क्या होता है, तो सर रूरल एरिया में आपको अभी तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि कैपिटल गेन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बढ़िया से बता दिया था कि रूरल एरिया क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि रूरल एरिया अगर पता लग जाए आपको कि ये रूरल एरिया है, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये कैपिटल सेट नहीं होगी। ठीक है, तब मैंने आपको समझाया था, पर किसी को अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैंने कॉपी पेस्ट करके वो वाला डायग्राम रख लिया है। मैंने बोला था कि जो भी स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट होती है ये सर सिटी होती है हमारी, और सिटी में सारी ज़मीन को हम मानते हैं स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स, यानी कि रूरल एरिया नहीं है। अब सिटी के बाहर 2 किलोमीटर तक अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है,
10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है तो सर हम मान लेते हैं कि ये स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट ही है, रूरल एरिया नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं 6 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर अगर आपकी पॉपुलेशन सर 1 लाख से ज़्यादा पर 10 लाख से कम है तो सर तो भी हम इसको मान लेंगे स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट है। और इस एरिया से अगले 8 किलोमीटर तक सर अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है विद इन 8 किलोमीटर रेंज में, 10 लाख से भी ज़्यादा है तो सर ये बहुत विकसित नहीं, बहुत विकसित एरिया है, तो ये सर अर्बन लिमिट से रूरल लिमिट्स में नहीं आती है। तो जल्दी अब मुझे पता है कि मैंने बड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया है, लेकिन ये मेरी धर्म था, कर्म था, तो मैं आखिरी बार आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ। सेक्शन 2(1)A एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करता है, एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं सर सेक्शन 2(1)AA पहला क्लॉज क्या बोल रहा है? पहला क्लॉज बोल रहा है कि आपको जमीन से आने वाला कोई भी रेंट, भले आप ओनर हो या ओनर नहीं हो, ओरिजिनल टेनेंट हो, कोई भी रेंट या रेवेन्यू रिसीव हुआ सर वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। सर सेक्शन 2(1)AA में ही आगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पहली बेसिक ऑपरेशन और दूसरा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन मतलब कि सर फसल के उगने से पहले जो भी श्रम किया जाता है, ह्यूमन स्किल और लेबर जो भी करी जाती है, खेत को जोतना, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, खेत को जोतना, टिलिंग, सोइंग, बीज वगैरह डालना, प्लांटिंग वगैरह, पौधे वगैरह डालना वो फसल के लिए, तो सर उस सारे प्रोसेस को बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। और उसके बाद उसको मार्केटेबल बनाने के लिए आपने जो जो एक्टिविटी करी वो सारे सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के भी हमने डायग्राम ले लिए थे। देखिए सर, आप अनवांटेड प्लांट्स हटा रहे हैं, उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, कटिंग और प्रूनिंग कर रहे हैं, ये सारे सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसको मार्केट तक पहुंचाना और बेचना वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तो वो बात यहाँ पर हो गई सेक्शन 2(1)B में। सेक्शन 2(1)B ने बोला कि सर आपको जो भी इनकम हुई है उस जमीन से वो तभी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी अगर वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई हो। दूसरा वो कह रहा है कि आपने वहां पर कल्टीवेशन किया हो, और तीसरा कह रहा है अगर आपने वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाई उसको बेच भी दिया, सेल भी कर दिया, सर सेल भी कर दिया, तो सर सेल करने से आपने कोई श्रम नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ सेल करा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सर ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, सेक्शन 2(1)AC कह रहा है कि अगर आप बिल्डिंग अगर आपने किराए पे दी है, फार्म बिल्डिंग, तो हम उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर कर लेंगे अगर वो बिल्डिंग उसी जमीन के ऊपर है या उस जमीन के लगालग है और आप उस जमीन को यूज कर रहे हो, जो कल्टीवेशन कर रहा है वो बंदा खुद रह रहा है या स्टोर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो ठीक है सर। हाँ, जमीन रूरल एरियाज में होनी चाहिए सर। क्लियर है बात सर? सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर इनकम। अब सर कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, 3 एक्सप्लेनेशंस हैं और तीनों एक्सप्लेनेशंस जल्दी जल्दी मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। देखिए कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस हैं। सरप्लस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, आपको कुछ भी कमाया, आपने क्या कमाया है, ट्रांसफर करिए आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सर सुन के तो अच्छा लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, पर सर सॉरी सर, अर्बन एरियाज में, हमें तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती तो बात करते। तो अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि आप रूरल एरिया नहीं बता पाए कि ये रूरल एरिया में है, तो सर आपने एग्रीकल्चर लैंड तो बेची, सेल करी, पर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, यानी वो शहर में है, तो सर उससे होने वाली आपको जो भी इनकम हुई वो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर नहीं करी जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक बेस ये है कि वो रूरल एरिया में होनी चाहिए। तो एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, हेंस नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। सबसे बड़ा दिक्कत ये था। चलिए अगला देखेंगे सर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ फार्म बिल्डिंग, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। बोला कि आप फार्म बिल्डिंग में रह रहे हो पर उसको आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के पर्पस के लिए यूज नहीं करते हो, आप रह रहे हो, वो फार्म बिल्डिंग आपने कंसिडर करी, वो फार्म बिल्डिंग है, वो फार्म हाउस है, ठीक है, वो गांव में ही है, लेकिन वो क्यों दिया गया था आपको कि उसमें जो कल्टीवेटर है वो अगर रहता है और अपना सामान वगैरह रखता है, स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करता है, तो उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे। लेकिन नहीं जी, आप उसको बस किसी जैसे घर में नॉर्मल रहते हैं रेंट पे वैसे रह रहे हो, तो सर नहीं सर। तो however income derived from such building or land from its use of non agriculture purpose
including letting for residential purpose or for the purpose of business or profession shall not be agriculture income। तो आपने उसको फार्म बिल्डिंग दी है, उसमें वो या तो सिर्फ रहता है क्योंकि जाऊंगा खेती करूंगा, सिर्फ रहता है, या फिर उसमें अपना कोई बिजनेस कर रहा है, तो सर ये एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम कम कंसिडर करी जाती है जब वो फार्म बिल्डिंग होती, उसी जमीन पर होती या उस जमीन के सटासट होती और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के पर्पस के लिए यूज हो रही होती। मेन पर्पस यही होता है कि वो अपना सामान भी वही रखता है सारा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 3, और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कह रहा है इनकम फ्रॉम प्लांट नर्सरी। देखिए मुझे तो बड़ी बीमारी है, मेरे साथ सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मैं पहले ना उन लोगों से माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और साफ कर रहा हूँ। बहुत सारे घरों में लोगों के पास पेट्स होंगे ना, उनको पेट्स पसंद होंगे, अलग अलग ब्रीड के रखते हैं वो, कुछ लोग डॉग्स रखते हैं, कुछ लोग कैट्स रखते हैं। हाँ ठीक है, तुम शेर वगैरह भी रखते होगे घर में, तुम जो भी रखते होगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कौन क्या रखता है, पर मैं नहीं रख सकता। नहीं, मुझे कोई ऐसा सच लगाव नहीं है, मुझे पेट्स के साथ इशू नहीं है, पर मेरे घर में कभी बचपन से थे नहीं और मुझे कोई शौक भी नहीं है, मुझे सच कभी लगाव हुआ नहीं। जिनको लगाव है उनकी अपनी स्टोरीज हैं, आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट। लेकिन कभी ना कभी आपका किसी ना किसी चीज के साथ अटैचमेंट हो ही जाता है, तो हैव अ ग्रेट अटैचमेंट विद प्लांट्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी इस पसंद से शायद मेरे घर वाले परेशान भी हो गए हों, क्योंकि मैंने पूरा भरा हुआ है, छत भर दी है, बालकनी भर दी है, जो मन मेरा। तो अगर मैं प्लांट्स खरीदने जाता हूँ तो मैं जाता हूँ कोई बढ़िया सी नर्सरी जो है जहाँ पर अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो वो खरीदने जाता हूँ। उनको जो भी मैं पेमेंट करता हूँ, जो भी मैंने पौधे खरीदे उनको जो भी पेमेंट करता हूँ, सर वो उनकी जो इनकम हुई ना, नर्सरी वालों की जो भी इनकम हुई ना प्लांट्स बेचने से, सर वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। देखो उन्होंने कुछ करा नहीं है, वो प्लांट्स लेके आए हो, कहीं से भी लाए हो, वो क्या कर रहे हैं, वो नर्सरी चला रहे हैं और पौधे बेच रहे हैं। ठीक है, तो सर वो डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ने क्लियर कर दिया। क्लियर है बात सर? तो बोला गया एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी शेल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आपने वहां पर अपनी नर्सरी में कोई भी पौधा लगाया है और वो पौधा थोड़ा सा अच्छे से उग गया है और आपने फिर उसको पैक करके मिट्टी विट्टी नीचे लगा के बढ़िया से बेच दिया, तो सर सैपलिंग मतलब पौधा लगाना, ठीक है, सीडलिंग मतलब कि वो प्रॉपर्ली थोड़ा सा तो ग्रोथ कर जाए उसका, कि इसको बेच सको, और फिर आपने उसको बाकायदा बेच दिया, तो सर ये नर्सरी वाले करते ही हैं, तो बोला ये इनकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इट इज डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही मैं जीएसटी में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहां पे हमको जीएसटी की रेट वगैरह पढ़नी होती है। तो बोला गया कि अगर आप प्लांट्स बेचते हो ना, प्लांट्स पौधे बेचते हो पौधे, तो सर ये एग्रीकल्चर इनकम है और उसके बाद जीएसटी भी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आप पौधों के साथ क्या करते हो, अब मुझे पौधे पसंद है ना, मेरी वाइफ को तो पसंद है कि भैया अगर आपने पौधे लगा रखे हैं तो सुंदर दिखना चाहिए एकदम, पूरा बालकनी वगैरह की आए हाय बैठो और वहाँ पे एकदम फील आ रहा हो कि क्या मज़ेदार जगह पर बैठे हुए हैं। तो भैया अगर आप पौधे लगा दोगे ऐसे नॉर्मल से गमलों में तो अच्छा ही नहीं लगेगा। बस मुझे अच्छा लग रहा है, जिसको पसंद है, जिसको वो चीज़ें पसंद है, दूसरों को अच्छा लगने के लिए क्या करना चाहिए, ब्यूटीफुल प्लांटरीज लेके आती है वो, अच्छे गमले लेके आती है, छोटे छोटे गमले, बड़े बड़े गमले, जैसे जैसे होते हैं कि वो उसको दिखने में भी अच्छा लगे, है ना। तो वो जो हम गमले वगैरह खरीदते हैं ना सर वो गमले, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर उसने गमले के साथ दिया, पॉट्स के अंदर ही प्लांट डाल के दिया, तो वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, मेन पॉइंट तो अपन ने कवर कर लिया। अब अपन देखेंगे इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एटसेट्रा इज एन एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो किसकी, जूट की, कॉटन की, तो ये सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ये बता दिया गया है, इसको बिजनेस इनकम मत मानना। इफ यू आर डूइंग कमर्शियल प्रोडक्ट, ट्रेडिंग इन कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एक्सेट्रा, दिस इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम।
एग्रीकल्चर इनकम के साथ ट्रीटमेंट क्या होता है ये जानने के लिए पहले पता तो लगे कि एग्रीकल्चर इनकम होती कौन सी है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर इज एन एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप फूल उगाते हैं तो सर ये उसको बेचने से आपको जो भी इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। बहुत सारे आशिक हैं दुनिया में जो फूल खरीदते हैं, अपनी प्रेमिका को देते हैं, प्रेमिका को कई जगहों से मिल रहे होते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए हो गई बात, मैंने अभी बोला था आपको, प्लांट्स सोल्ड इन पॉट्स आर एन एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, कि आपने ही वो सैपलिंग और सीडलिंग करी हो, आप ही ने वो पौधा लगाया और उसको उगाया हो, ठीक है। तो अगर आपने प्लांट्स बेचे हैं पॉट्स के अंदर तो सर वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है इसलिए आराम से रुक के बोल रहा हूं। बोला गया कि आप पार्टनर हो, लेट्स से पार्टनर बन गए ए बी और सी, हम तीन पार्टनर है ए बी सी, और ए बी सी पार्टनर ने बोला कि यार अपन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे क्योंकि ये सबसे भला वाला काम है, बड़ा मजा आता है। तीनों को बहुत शौक था, तीनों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करी। अब तीनों ने फर्म बना ली अपनी फर्म, तो एबीसी तीनों ने फर्म बना ली, एबीसी फर्म। अब एबीसी फर्म ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से एग्रीकल्चर इनकम कमाई, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम अगर उन्होंने कमाई तो पार्टनर्स ने अपने आप को सैलरी दी, या अपने आप को बोनस दिया या कमीशन दिया। बोला गया कि उनको तो कुछ भी मिले पार्टनर्स को अपने बिजनेस से, वो तो सर पीजीपीपी में टैक्सेबल होता है। तो बोला कि लेकिन वो ऑपरेशंस कौन से कर रहे हैं पार्टनर्स? बोला सर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। तो बोला पार्टनर्स को उस फर्म से, पार्टनर्स को, रिपीट कर रहा हूं फिर बोलता हूं, पार्टनर्स को उस फर्म से मिलने वाला कोई भी रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस जो भी मिलने वाला है वो सर उनकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, ठीक है। अच्छा अब आगे मैं यहाँ पे यही क्लियर करता हूँ। लेट्स से पार्टनर है ए बी और सी। एबीसी पार्टनर्स ने क्या करा कि यार अपने पास तो बहुत बिजनेस बढ़िया है, तो उन्होंने 20 एम्प्लॉइज रख लिए। अब 20 एम्प्लॉय रखे हैं तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो फर्म जो है एबीसी फर्म वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करती है। तो एम्प्लॉय ने बोला कि हम जिस फर्म में काम करते हैं वो फर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, तो हमारी जो सैलरी आई है वो सैलरी एग्रीकल्चर इनकम है। बोला ना 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 ना, तुम एम्प्लॉइज हो, एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिली है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगी। हम इस फर्म के पार्टनर हैं, पार्टनर को जो इस फर्म से मिला हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम है। तो क्या बोला गया? रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर, एनी रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, कमीशन received by partner from a firm engaged in agriculture operation is an agriculture income, ठीक है। interest on capital received by a partner from a firm engaged in agriculture operation is an agriculture income। आपने कैपिटल लगाई थी और उस कैपिटल के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है सर वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, जल्दी से देखेंगे। पहला मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चर इनकम। सर एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। भले ही वो ऐसी जगह पे काम करते हैं जो कि फर्म, कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, उनके लिए तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। किन के लिए? एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। आपने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रखा है जो कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है और उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो बोला अरे हम शेयर होल्डर हैं, हमको जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ ये एग्रीकल्चर इनकम है। बोला ना, तुम्हारे लिए नहीं है भैया, ये डिविडेंड तुमको मिला है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट के देंगे। सो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी, द कंपनी हु इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो अगर आप फिशरीज, मछलियां वगैरह पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, अब तो भैया मेरे को तो मैं तो नहीं बोलता, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन, मैं शुरू से पता नहीं, मेरे को शौक नहीं थे क्या थे, हो सकता है आप मुझे बोलोगे अरे बेकार, लेकिन आई वॉज सिंस आई नेवर एवर यूज्ड एल्कोहल और ये सुट्टा और गांजा, तो ये सब अपन ने शुरू से यूज कभी करे ही नहीं, तो अपने को उसका फील है ही नहीं। मेरे ग्रुप में हाँ मुझे बोलते हैं कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, जो भी है नहीं आया समझ, कभी दिल ने नहीं बोला, दिल मेरे घर वालों ने बोला अरे तेरे को जो मन, पर अपना दिल कभी बोला नहीं, तो अपन कभी गए नहीं उस चीज में। बट आई वॉज इनटू नॉनवेज, मेरे को नॉनवेज बड़ा पसंद है यार, मेरे को नॉनवेज भी मैं ऐसा नहीं हूँ मैं सब खा लेता हूँ, चिकन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब से ये कोरोना शुरू हुआ
मार्च के मिड से तब से भक्त बने बैठे हैं आज तक, ठीक है। तो अब तो ये भी छूट गया, इसलिए पढ़ रहा हूं। तो खैर पोल्ट्री फार्मिंग के जो भी इनकम उनको होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाती। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, बटर एंड चीज मेकिंग एटसेट्रा। तो सर ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, अगर आप भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो सर ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम अर्न्ड बाय अ कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू जैगरी, बोला कि किसी कल्टीवेटर ने गन्ने को गुड़ बना के बेचा है, कन्वर्ट करा है किसको, गन्ने को गुड़ में। तो बोला ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। बोला क्यों, इतना काम तो करा उसने, कन्वर्ट तो करा। बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो गुड़ बना के बेचा, तो गुड़ हाँ मार्केट में बिकता है, आप बोल रहे हो कि सर हमने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करे, हमने इसको फिट फॉर मार्केटेबल बनाया है, फिट फॉर मार्केटेबल बनाया तभी तो ये गुड़ बिक पा रहा है। हमने कहा ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि मार्केटेबल खुद गन्ना भी था, लोग गन्ने भी खरीदते हैं, गन्ने के जूस वगैरह पीते हैं, तो गन्ना खुद ही फिट फॉर मार्केटेबल था। तो आपने किसी मार्केटेबल प्रोडक्ट को दूसरे मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा है, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो इनकम अर्न्ड बाय अ कल्टीवेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ शुगरकेन टू जैगरी इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम to the extent to which income is related to such conversion only. This is because sugarcane itself is marketable. Next है income from a land outside, income from a land situated outside India is a non-agriculture income. मैंने आपको बोला था अगर आपकी इनकम कहीं भी श्रीलंका से, भूटान से, नेपाल से, जहां पर आपकी कहीं बाहर एग्रीकल्चर लैंड है और वहां से आपको इनकम आ रही है, सर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और सर लास्ट पॉइंट जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा वो है सर आपने सेल करें ट्रीज। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ट्रीज को बेचने से तो वो नर्सरी में बेचते थे, वो तो एग्रीकल्चर इनकम है। बाबा आपको बोला गया था कि आपको सैपलिंग सीडलिंग खुद करनी है, आप ही को पौधा लगाना है, आप ही को करना है। कुछ तो जंगली पौधे खुद ही उग जाते हैं विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट। तो सर उनको अगर आप बेचे कुछ कमा लेते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज, ग्रासेस grown spontaneously without any human effort, तो सर ये भी क्या कहलाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कुछ पॉइंट्स पड़े, एग्रीकल्चर इनकम में कुछ पॉइंट्स पड़े। एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हम अपने आप को डिटरमाइन कर पाए कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं। अब हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ रबर, कॉफी, टी बिजनेस या और कोई बिजनेस है। तो सर व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस? सर कई बार क्या होता है कि आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, यू हैव अ प्रिजम्पशन दैट यू आर डूइंग एग्रीकल्चर बिजनेस। दिस व्हाट यू हैव अ प्रिजम्पशन एंड द कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज दैट यू आर डूइंग अ जनरल बिजनेस, नॉट अ एग्रीकल्चर बिजनेस। तो इन चीजों के ऊपर एक प्रोविजन बना दिया गया कि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये जनरल बिजनेस चल रहा है या एग्रीकल्चर बिजनेस चल रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर एकदम क्लियर कट कहानी लिख दी गई है। और अगर जो आप बिजनेस कर रहे हो वो आपकी पीजीबीपी की इनकम में भी जाएगा और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी कुछ रिलेटेड है, तो उसको किस तरीके से हम उस इनकम को डिसइंटीग्रेट करें कि भैया इतना हिस्सा तो तुम्हारा बिजनेस का है, जो तुमने बिजनेस करा इसमें बाकायदा ट्रेडिंग करी है, और इतना हिस्सा तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम का है। तो अकॉर्डिंगली दिस नीड टू बी सीन कि कैसे किया जाएगा। तो अब जो भी आपने इनकम को कमाया है, वी नीड टू डिसइंटीग्रेट द सेम बिटवीन एग्रीकल्चर इनकम एंड बिटवीन द बिजनेस इनकम। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा उन्होंने रखा। उन्होंने इसके ऊपर आपको देखिए मैं बोलूं तो 4 रूल दिए, एक्चुअली तो 2 रूल है, रूल 7 और रूल 8, लेकिन बाइफिकेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर करें। उन्होंने आपको 4 रूल दिए। सबसे पहले उन्होंने बोला आपके सामने रूल 7, अभी स्क्रीन पे नहीं है, रूल 7 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रूल 7 जो आपको दिया वो उन्होंने बोला कि सर आपको किसी भी तरीके का बिजनेस है और उस बिजनेस में आपको बाइफिकेशन करना है कि हाउ मच रिलेटेड टू बिजनेस एंड हाउ मच रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो यू हैव टू अप्लाई द रूल 7। इसके अलावा रूल 7 हो गया सबके लिए, जनरल बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो रबर का, टी का, कॉफी का, ठीक है, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, कॉफी एंड रबर, तो अगर आप इन 3 का बिजनेस कर रहे हो तो सर आपके अगर चाय के बड़े बड़े बागान है, कॉफी के बड़े बड़े बागान है, रबर के पेड़ होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, तो इनके बड़े बड़े बागान है, तो वहां पर आपको वैसे भी थोड़ा फायदा होता है पीजीबीपी में, लेकिन इनको अब हम डिसइंटीग्रेट करेंगे कि इसमें से भैया ये बताओ सीधा सीधा। तो इतना सिंपल है
दिस इज वेरी सिंपल। ये टी, कॉफी और रबर का तो ये तो इतना सिंपल है कि इसमें जितना भी आपका इनकम हुआ ना उसमें बोल दिया गया कि भैया इतना % एग्रीकल्चर का और इतना % पीजीबीपी का, खत्म करो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का, बच्चा परेशान हो जाता है। तो बोला कैसे करें, तो इन्होंने बोला देखिए सबसे पहले रूल 7A जो है दैट इज फॉर रबर। तो बोला कि अगर आप यू आर अ मैन्युफैक्चरर और प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स, अगर आपने रबर बनाया है रबर प्लांट से, ठीक है सर, विच इज ग्रोन बाय सेलर इन इंडिया, तो आपकी बिजनेस इनकम तो हो जाएगी सर 35% और एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी 65%। तो सपोज आपने अगर 1 करोड़ कमाया है उसे, तो 1 करोड़ में से 35 लाख तो आपकी बिजनेस इनकम है और 65 लाख 65 लाख आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। क्लियर रहेगी ये बात सर? कभी भी ये भूल जाओ कि सर बिजनेस इनकम 35% थी और एग्रीकल्चर इनकम 65% थी, या फिर उल्टा था। कई बार ऐसा होगा, आप बोलोगे मेरे टाइम पर भी जब मैं स्टूडेंट था तो मैं एकदम से ये भूल गया था ये 65 बिजनेस में था या 65 एग्रीकल्चर में था। हमेशा याद रखना एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है, तुमको ज्यादा बेनिफिट देने के लिए। क्लियर है बात? तो बिजनेस इनकम 35% और एग्रीकल्चर इनकम 65% इन केस ऑफ रबर। अब आते हैं अपन कॉफी में। तो कॉफी जो है वो रूल 7B में, रबर 7A में, कॉफी 7B में और फिर रूल 8 में है टी। 7B जो है उसको देखो 2 टेबल में डिवाइड करा हुआ। इसका कारण ये है कि 2 तरीके की, मैं तो आपको मैं बोलना सही नहीं रहेगा मेरा तो, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड शेफ और मेरे को इतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं है। मेरे को तो एग्जैक्ट जो नॉलेज है जो मैंने प्रोविजन के थ्रू पढ़ी थी वो मैं आपके साथ डिलीवर कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि ये मैटर है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कभी CCD में जाते थे, कैफ़े कॉफ़ी डे में, या किसी भी कॉफ़ी हाउस में अगर आप जाते थे और वहाँ पे एंजॉय करते थे कॉफ़ी, तो आप कभी गए हो कॉफ़ी पीने CCD में, और वहाँ पे देखोगे आप 400 कॉफ़ी के नाम लिखे हुए कम से कम। और मेरे को तो पता ही नहीं कि कौन सी कॉफ़ी क्या है भैया, क्या मिला रखा है, मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं होता है, ठीक है। मैं तो वहाँ पे सिंपल जाता हूँ कि भैया कोई कौन सी जनरल कॉफ़ी है, ठीक है। दिस ऑब्वियसली कभी कभी नहीं पता, नहीं किसी चीज़ का पता होना शोज कि आप इलिटरेट हो वगैरह। ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर चीज़ पता हो, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर उससे रिलेटेड नहीं हो, तो अपन तो वही नॉर्मल जाके कैपेचिनो पी के आ जाते हैं, ठीक है। एनीवे पॉइंट ये है कि अगर आपके पास जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी कौन सी कॉफ़ी है, इट इज़ ग्रोन और क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया। उसको उगाया किसने है? सेलर, मैन्युफैक्चरर ने। लेकिन अगर वो जो कॉफ़ी है जो कि वर्ल्ड वाइड बिकती है, मैं कहता हूँ 80% से ज़्यादा कंट्रीज में ये वाली कॉफ़ी बिकती है, जो कि कॉफ़ी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, ठीक है। जो कि भुनी हुई कॉफ़ी होती है, चिटकोरी कॉफ़ी होती है, रोस्टेड होती है, मतलब ढंग से इसको भुना गया होता है और लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर वो रोस्टेड कॉफ़ी नहीं है, नॉर्मल कॉफ़ी है, तो सर बिजनेस इनकम में खाली 25% ले लीजिए, आपने उसके ऊपर उसको रोस्ट नहीं करा है, भुना नहीं है, और एग्रीकल्चर इनकम ही ज़्यादा काम हुआ है तो वो 75%। लेकिन अगर आप उसने कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी करी है तो सर बिजनेस इनकम हो जाएगी 40% और एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी 60%, ठीक है सर। इफ इट इज रोस्टेड कॉफ़ी, ग्रोन, क्योर्ड एंड रोस्टेड कॉफ़ी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चाय के बागानों की। अगर यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, तो सर 40% आपका हो गया दिस इज बिजनेस इनकम एंड 60% हो गया आपका एग्रीकल्चर इनकम। सर 1 मिनट के लिए स्क्रीन में हटा नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कोशिश कीजिए कि आपको बाइफिकेशन समझ में आ गया। सर मैं तो हमेशा ऐसे बोलता हूँ, मेरे रिदम में जाता है इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ टी, कॉफी एंड रबर। तो उल्टा चलते हैं। टी जो है सर वो रूल 8 में है 40 और 60, कम बोलूंगा वो बिजनेस वाला है, ज्यादा बोलूंगा वो एग्रीकल्चर वाला है। 40 और 60। कॉफी जो है सर वो भी 2 है, उसमें रोस्टेड वाली जो वर्ल्ड वाइड कंट्री में मिलती है 7B में आता है, वो भी 40 और 60 सेम ही है, 40 और 60, ठीक है। जो कॉफी रोस्टेड कॉफी नहीं है वो सर उसका परसेंटेज आता है, वो है 25-75। और रबर जो है सर उसको डिफाइन करा हुआ है रूल 7A में, ठीक है सर। तो 7A में जो उसका परसेंटेज है वो है 35% और 65%। गेटिंग दिस? आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो वो हो गए, ये बात करी सर आपने रबर की, ये बात करी आपने कॉफी की, ये बात करी आपने टी की। इसके अलावा और कोई बिजनेस है तो वहां पर तो स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है ना डिसइंटीग्रेट करने के लिए कि बिजनेस में कितना जाएगा और एग्रीकल्चर इनकम में कितना जाएगा, तो वहां कैसे निकालेंगे? तो बोला गया उसके लिए यू हैव अ रूल 7।
इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस, इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस रूल 7 बोलता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालो और बिजनेस इनकम कैसे निकालो। मैं ये राइटिंग पढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ रूल 7 एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, ठीक है। आइए देखते हैं। रूल 7 क्या कह रहा है? रूल 7 इज एप्लीकेबल फॉर एनी अदर बिजनेस। देखा जाए, here we go। देखिए सर, मैं कहता हूं आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदा, लेट्स से आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदा 5 लाख रुपए का, खरीदा 5 लाख रुपए का, और फिर इसको आपने अपने बिजनेस पे यूज करा। तो आपने क्या करा? आपने P&L अकाउंट बनाया और ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपने कुछ वैल्यू एडिशन करा और करने के बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के इसको बेच दिया। तो जब आपने सेल करा, ध्यान से सुनना, जब आपने सेल करा तो ये सेल करा सर आपने लेट से 22 लाख रुपए का, लेट से 22 लाख रुपए का। आपने खरीदा कितने का था सर? आपको टू कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पड़ी थी 5 लाख, ठीक है सर। इसमें आपने वैल्यू एडिशन कितना किया था? टू अदर एक्सपेंसेस। सर आपने अदर एक्सपेंसेस करे थे इसमें 7 लाख। सर 7 लाख करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, टू प्रॉफिट 10 लाख। अब सर जो ये 10 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, हमारा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है कि ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे डिसइंटीग्रेट करें बिटवीन बिजनेस इनकम और बिटवीन एग्रीकल्चर इनकम, दूसरे बिजनेसेस में कैसे करें। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, कॉफी, रबर, तो वहां पे तो स्पेसिफाइड परसेंटेज गिवन है कि प्रॉफिट को ऐसे ऐसे बांट देना। इसके अलावा और कोई बिजनेस है तो सर उसके लिए है रूल 7। अब रूल 7 की थ्योरी के ऊपर क्या बोलती है? रूल 7 कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहां पर परेशान हो गए ना दैट हाउ टू डिसइंटीग्रेट ₹10 लाख बिटवीन द एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम। कीप इट वेरी सिंपल। तुम ऐसा करते ही क्यों? तुम एक बात बताओ, अगर तुम ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तुम कह रहे कि तुम लेके आए, तुमने खर्चा करा, हाँ ये प्रोड्यूस तुमने करी है, तुम्हारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में जो खर्चा हुआ है वो 5 लाख हुआ है। सिंपल रखो, अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तुम मार्केट से खरीदते, मार्केट से, तुमने जो प्रोडक्शन पे इतना मेहनत करा ना वो नहीं करते, मार्केट से खरीदते, तो कितने में मिलता? तो उसने बोला सर अगर ये मार्केट से खरीदते ना तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 8 लाख रुपीस। बोला ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलो कि आपने मार्केट से खरीदा है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस 5 लाख आउट हियर, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस 5 लाख आउट हियर, प्लीज कीप इट मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 8 लाख रखा। अब जरा आप बताइए सर, अगर ये 8 लाख है और आपका खर्चा 7 लाख हुआ है तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है? सर 8 लाख प्लस ब्लू पेन, सर ब्लू पेन, 8 लाख प्लस 7 लाख, सर ये टोटल खर्चा हो गया 15 लाख, और आपकी सेल हुई है 22 लाख की, तो 15 लाख माइनस कर दीजिए 22 लाख में से, तो सर आपका प्रॉफिट कितना है? सर हमारा प्रॉफिट आया फिर 7 लाख। एग्जैक्टली यही हो गई आपकी बिजनेस इनकम, यही आपकी बिजनेस इनकम हो गई, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपनी तरफ से नहीं मार्केट वैल्यू से लिया है। अच्छा, ये 5 लाख की बजाय 8 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सर इन दोनों का डिफरेंस है 3 लाख। बस ये हो गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम। तो अभी तक आप ये सोच रहे थे कि 10 लाख को बांटना कैसे, तो बड़ी आसानी से बता दिया। देखो 10 लाख में से 7 लाख तो किसमें आ गए? बिजनेस इनकम में, और 3 लाख किसमें आ गए? एग्रीकल्चर इनकम है। तो सर आपने कैसे निकाला? अरे तुम्हारे सामने तो निकाला, सिंपल। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, ले लिया, वही फेयर मार्केट वैल्यू तुम अपने लिए कॉस्ट समझो। ये देखो ये तुमने अपने लिए कॉस्ट समझी 8 लाख। अच्छा, ये जो प्रोड्यूस था और ये फेयर मार्केट वैल्यू था, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? सर वो हमारा होगा एग्रीकल्चर इनकम। ये तो हमने यहीं पे क्लियर कर दिया।
अब तुमने यहाँ पे कॉस्ट डाली, इसमें जो खर्चा होगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट बिजनेस का ही आने वाला है। तो आई होप रूल 7 भी तुम लोगों को क्लियर है। तो रूल 7A, रूल 7B, रूल 8 और रूल 7 क्लियर है। रूल 7 एनी अदर बिजनेस, रूल 7A रबर के लिए, रूल 7B कॉफी के लिए और रूल 8 टी के लिए। डन। तो ये तो हो गया सर। इफ वी टॉक अबाउट इफ वी टॉक अबाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम, अगर कोई इनकम आपकी जो बिजनेस और उससे है वो उसमें ऐसा करा जाता है। अब हमको समझ में आ गया कितना एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा और कितना बिजनेस इनकम में जाएगा। डन इनफ, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फॉर श्योर इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। लास्ट टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम का लास्ट कॉन्सेप्ट, और फिर अपन जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इतना मैंने डिटेल में लेके गया हूं, हालांकि आपको थोड़ा सा मैंने खींचा, लेकिन मुझे लगता है जरूरत थी। सो हियर वी गो। कह रहे हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ लेवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट इन स्टेट्स। हम तो बोलते थे कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है, हमेशा यही बोलेंगे हम तो, लेकिन अब आपको पता लग गया कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। तो स्टेट टैक्स लगाएगा, तो पार्लियामेंट ने बोला कि भैया तुम टैक्स लगाओ, ठीक है, तुमको जैसा लगता है वैसे करेंगे, पर कोई तरीका तो होना चाहिए। हाउ यू विल लेवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज द प्रोसीजर? तो पार्लियामेंट ने बोला, पार्लियामेंट हैज आल्सो लेवाइड टैक्स ऑन सच इनकम, एक्सप्लेन हाउ दिस हैज बीन अचीव्ड। पार्लियामेंट ने बोला कि हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, इसको क्लब करके, लेकिन कैसे लगाए? तो बोला कि सर आपने तो पहले क्या करा, जो इनकम थी उसको सीधे सीधे आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया, अब क्या करें? बोला जो एग्रीकल्चर इनकम है वो अब आपको अलग से पता है ना, अलग से पता है ना कितनी एग्रीकल्चर इनकम है। किसी भी बिजनेस की हो या टी कॉफी रबर की हो, उसकी एग्रीकल्चर इनकम निकाल सकते हो ना, वो अभी सिखाया तुमको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये मत बोलना कि अब जो पहले डिसइंटीग्रेट करा है उसको इंटीग्रेट करता है। उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पर पूरी तरीके से नहीं कर रहे। ये क्या तरीका है बोलने का, पूरी तरीके से नहीं कर रहे? अरे कुछ बेनिफिट देंगे, क्या करेंगे, अच्छे से सिखाऊंगा, पूरी तरीके से नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, टू प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट टू द असेसी हु इज अचीविंग एग्रीकल्चर इनकम। तो हम उसको क्या करते हैं? पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करते हो सर, ये बताओ। देखो सर, पार्शियल इंटीग्रेट भी तब करेंगे अगर कुछ कंडीशंस है वो पूरी हुई तो। देखो, द रिलेवेंट प्रोविजन आर डिस्कस्ड एज अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर रेट पर्पस। रेट लगाने के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ लेवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट इन स्टेट्स, हाउएवर पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर डिटरमाइनिंग इनकम टैक्स रेट ऑन टोटल इनकम। तो बोला कि भैया आप पहले बताइए कैसे पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल टैक्स कितना लगेगा टोटल इनकम के ऊपर। बोला कि पार्शियल इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये 3 केसेस पूरे होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल इंटीग्रेशन सिर्फ तब होगा जब ये 3 केसेस पूरे होंगे। कौन से 3 केसेस सर? बोला कि ये इंटीग्रेशन तब, ये बेनिफिट तब मिलेगा अगर टैक्स पेयर कौन है? HUF है, इंडिविजुअल है, BOI है, AOP है, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सर फर्म और कंपनी की बात नहीं हुई है, किन की बात हुई है? इंडिविजुअल की, HUF की, AOP की, BOI की, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का नाम मुझे इधर नहीं लिखा, ठीक है। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन खाली इनके लिए एप्लीकेबल है। बोला कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, अगर वो एक्सीड कर जाए मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन लो, नहीं तो क्या जरूरत है? बोला मतलब, बोला कि मिनिमम टैक्स कब तक नहीं लगता? बोला 2.5 लाख रुपए तक तो नहीं लगता, 2.5 लाख रुपए तक नहीं लगता। बोला बस, अगर आपकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं करे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन करना। अच्छा, अगर 2.5 लाख से कम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो भैया मत करो, इजी रहो। और तीसरी कंडीशन, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा हो तो करो, नहीं तो जरूरत नहीं है करने की। अच्छा सर, मानो मेरी नॉन एग्रीकल्चर तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 3 लाख है, पर एग्रीकल्चर इनकम मेरी खाली 2,000 है। सर 2,000 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर मानो मेरी एग्रीकल्चर इनकम तो 5,000 से ज्यादा है, मानो 40,000 है एग्रीकल्चर इनकम,
लेकिन ये वाली जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये मात्र 1.5 लाख है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द टैक्स पेयर मस्ट बी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI and artificial judicial person. The second is that non-agriculture income must exceed minimum amount not chargeable to tax, यानी कि अभी तो 8% तो 2.5 लाख है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है अगर वो 5,000 से ज्यादा है तो फिर अपन पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। सर कंडीशन समझ में आ गई। डिसइंटीग्रेशन इससे पहले आपने पढ़ाया था, वो भी समझ में आ गया था। अब आप ये भी बता दो कि पार्शियल इंटीग्रेट करते कैसे हैं? ढंग से। सर ढंग से ही बताऊंगा, कभी आपको खराब बताया मैंने आज तक? ओके, हियर वी गो। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये 5 स्टेप जिस हिसाब से लिखे हुए हैं बहुत ही ब्यूटीफुली लिखे हुए हैं, फिर भी क्योंकि तुम मुझसे ढंग से एक बार सुन रहे हो, कान खोल ली है, तो मैं तुम्हारे लिए मैं भी लिखूंगा। पार्शियल इंटीग्रेशन प्रोसेस। I'm literally suffering from fever और मेरे को कफ भी हो रहा है, खांसी भी आ रही है मेरे को। होप सो सब सही हो, आई होप सो। पार्शियल इंटीग्रेशन प्रोसेस, देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे देखिए स्टेप 1, आप सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चर इनकम निकाल लीजिए। सर इसको निकाल के साइड रखिए। निकाल ली अपने आपने एग्रीकल्चर इनकम, निकाल ली, बहुत बढ़िया बात है। रूल 7, 7A, 7B या रूल 8 से आपने एग्रीकल्चर इनकम निकाल के साइड कर दी, बहुत बढ़िया बात। अब स्टेप 2 क्या कर देखो, अब जो आपकी ये एग्रीकल्चर इनकम है, मैं एग्रीकल्चर इनकम को AI लिख लेता हूँ, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को NAI लिख दूंगा। अब आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है इसमें जोड़ दीजिए आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये 5,000 से ज्यादा होगी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। इन दोनों को जोड़ दीजिए सर। ये दोनों जोड़ने के बाद इसके ऊपर सर आप निकाल लीजिए टैक्स, इसके ऊपर आप टैक्स निकाल लीजिए। क्या कर रहा हूं सब समझाऊंगा। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में यही वापस अपनी एग्रीकल्चर इनकम लो और इसमें जोड़ दो जो तुम्हारी इस टाइम पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो कि 2.5 लाख रुपए, जो कि कितनी है तुम्हारी 2.5 लाख रुपए, वो जोड़ दो। सर जोड़ दिया, अब इसके ऊपर निकाल लो टैक्स। सर कर क्या रहे हो बेटा, कर तो सही, मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा के ही जाऊंगा। इसके ऊपर निकालो टैक्स। अब आते हैं अपन स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में बोला कि ये जो आपने टैक्स निकाला रेड बॉक्स में, ये टैक्स ले लो आप, टैक्स जो आपने निकाला था स्टेप 2 में, और सर ये जो आपने टैक्स निकाला ब्लू बॉक्स में स्टेप 3 में, इसमें से सर माइनस कर दो आप टैक्स जो आपने निकाला है स्टेप 3 में, ठीक है सर। अब जो निकल के आया सर टैक्स स्टेप 2 का, स्टेप 3 का, स्टेप 2 में से स्टेप 3 वाला टैक्स माइनस कर दिया। अब जो निकल के आया सर वो अमाउंट, लेट्स से दिस वैल्यू, यही आपकी वैल्यू है जो आपको टैक्स का पेमेंट करना है, यही वैल्यू है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। मैं फिगर के साथ लिखूंगा, पहले तुम आराम से उतार लो कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम निकाल ली है, दूसरे स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ के उसके ऊपर टैक्स निकालना है, तीसरे में एग्रीकल्चर इनकम के साथ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जोड़ देनी है और उसके ऊपर टैक्स निकालना है। फिर जो स्टेप 2 में टैक्स निकाला था उसमें से माइनस कर दो जो स्टेप 3 में टैक्स निकाला था। अब जो बैलेंस टैक्स रह गया बस वही टैक्स तुम गवर्नमेंट को पे कर दो। इतनी सी बात बोली जा रही है सर, बोली तो इतनी सी बात जा रही है, हम कर भी लेंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ तो कॉन्सेप्ट दो। आओ कॉन्सेप्ट लेते हैं। मानो कि तुम्हारी एग्जाम्पल लेते हैं, मानो कि तुम्हारी जो एग्रीकल्चर इनकम है
वो 2,80,000 है। इजी रखते हैं पहले। जो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 1,50,000 है, मानो 5,000 से ज्यादा हो गया। और तुम्हारी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो है सर तुम्हारी 3,20,000। 3,20,000 है सर। अब करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए एग्रीकल्चर इनकम। हाँ सर, वो आपको पता है 1.5 लाख। स्टेप 2 क्या है सर? स्टेप 2 चाहिए आपको आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस उसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो और इसके ऊपर निकाल लो टैक्स। चलो कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है सर हमारी 1,50,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है सर हमारी 3,20,000 और ये दोनों जोड़ने के बाद हमने इसके ऊपर निकाला टैक्स जो हमारा आता है 4,70,000 का टैक्स। तो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट, बचा 2,20,000। 2,20,000 का सर 5%। मेरे हिसाब से टैक्स निकल के आ रहा है 11,000। टैक्स का कैसे निकालते हैं, क्या स्लैब रेट है, मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है सर, 4,70,000 के ऊपर आपका टैक्स आ रहा है 11,000। स्टेप 3 स्टेप 3 कह रहे हैं कि आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है इसमें आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ दो और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ने के बाद आप इसके ऊपर टैक्स निकालो। अब क्या आया सर आपका, ये देखने वाली बात है। तो सर ये तो थी आपकी 1.5 लाख प्लस आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो होती है सर 2.5 लाख। इन दोनों के ऊपर हमने निकाला टैक्स। तो सर 4 लाख के ऊपर हमारा टैक्स आता है 7,500। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया यहां तक भी। अब सर आप बताइए स्टेप 4 क्या लें? स्टेप 4 लीजिए सर, जो आपने टैक्स निकाला स्टेप 2 में 11,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 7,500। अब जो सर आपका टैक्स आया वही आपकी टैक्स लायबिलिटी है, दिस मच अमाउंट। क्लियर है सर? आपको टैक्स देना है खाली 3,500 रुपए। डन। क्वेश्चन समझ में आया? अपने हिसाब से भी अपन करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मेट है वो फॉलो करते हुए तुमको समझ में आ रहा है कैसे करा? ठीक है, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें तुमने बोला कि सर आपने करवा दिया, हमने 3,500 रुपए निकाल दिया। अगर हम अपने हिसाब से करते, अपने हिसाब से करते तो हम कैसे करते? कैसे करते भाई? सर हमें तो ये पता था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है सर वो है 1.5 लाख रुपए और सर जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो है सर 3,20,000। ठीक है सर, एग्रीकल्चर इनकम हमने, मानो हम अपने हिसाब से दिमाग चलाएं, जो अभी तक हमने पढ़ा है ये कर दी हमने एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) और 3,20,000 के ऊपर हमने टैक्स निकाला। निकाल लो भैया। तो सर 3,20,000 माइनस 2.5 लाख, ये आ गया सर 70,000। 70,000 का सर 5%, ये आ रहा है सर 3,500। ठीक है, तो 3,500 दे दो। मैंने क्या निकाला था? मैंने भी तो वही निकाला था। आपने कान ऐसे पकड़ा है ना, और मैंने ऐसे इधर से हाथ लाके ऐसे कान पकड़ा है आपका। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो सर आपने इतना गोल घुमाया क्यों? फाइनली तो आपने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं। ऑल इन ऑल तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया। गवर्नमेंट बनाती है ऐसे आपको मूर्ख। ठीक है, इस मूर्खता से बचने के लिए मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ने आपको इस तरीके से एग्जांपल देती है और बोलती है कि देखो कुछ नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम बढ़ने लगती है तो फिर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स रेट लगने लगता है। ये वाला जो केस मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर आपकी दोनों इनकम मिला के 5 लाख रुपए तक होती है ना तो आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगेगी तो आपको दिक्कत आने लगेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, कोई दिक्कत बात नहीं है।
5 मिनट ज़्यादा ही तो लगेगा। मानो एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी 3 लाख है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी जो है वो 4 लाख है। अब स्पीड में चलेंगे। स्टेप वन है सर एग्रीकल्चर इनकम बताओ, सर बता दी 3 लाख। सर स्टेप टू बोलते हैं सर एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस करके उसके ऊपर टैक्स निकाल दो। तो सर 7 लाख आ गया, 7 लाख के ऊपर टैक्स निकाला जाए तो 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट। उसके बाद 2.5 लाख पे 5% विच इज 12,500 और बाकी 2 लाख के ऊपर 20% विच इज 40,000 और 12,500। सर टैक्स निकल के आया 52,500। मैं सिर्फ टैक्स निकाला हूं, अभी मैं सेस के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं, सेस भी लगता है, ठीक है। स्टेप 3, अब सर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है इसमें आप जोड़ दो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और इसके ऊपर टैक्स निकाल लो, ठीक है सर। तो एग्रीकल्चर इनकम है सर मेरी 3 लाख प्लस 2.5 लाख 5,50,000 और 5,50,000 के ऊपर टैक्स लगता है सर आपका 22,500, ठीक है सर। स्टेप 4 में आप 52,000 स्टेप 4 में सर आप 52,500 में से माइनस कर दो 22,500। सर टैक्स बना आपका 30,000। हाँ टैक्स बना मेरा 30,000। अब तुम अपने हिसाब से करके देखो। सर हमारे हिसाब से करें, हम रेड पेन से करते हैं तो हमारे हिसाब से तो सर ये एग्जेम्प्ट हो गया और 4 लाख पे सर टैक्स लगता है हमारा 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट होता है, तो 1.5 लाख पे हमारा टैक्स लगता है सर मात्र 5%। तो ये आ रहा है सर 7,500। देखो अगर ऐसे दिमाग लगा रहे थे तो 7,500 और यहां पर कितना दे रहे हो 30,000। तो समझ में आ रहा है तुमको, जब तुम्हारी इनकम बढ़ने लगती है ना, इफ इट गेट एक्सीड 5 लाख तो किसी ना तरीके से गवर्नमेंट तुमसे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स चार्ज कर ही लेती है, ठीक है। तो yes it can be seen that agriculture income is exempt but actually it is not as such exempt, the government will charge accordingly, इस तरीके से चार्ज कर लेती है, ठीक है। तो ये हो गए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए कुछ क्वेश्चंस देखे जाए। प्लीज सी, here it is। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी जल्दी अपना दिमाग चलना चाहिए। पहला क्वेश्चन है मिस्टर अनिल अर्न ₹5 लाख फ्रॉम सेल ऑफ मिस्टर अनिल एक्सट्रीमली सॉरी अर्न ₹5 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय हिम, ही क्लेम्स एंटायर इनकम एज एग्रीकल्चर इनकम। ना बाबा, कॉफी क्योर्ड करी है तुमने, ग्रो करी है, क्योर्ड करी है, उगाई है, तो सर ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये डिसइंटीग्रेट कर देंगे हम, कोई बात नहीं। 5 लाख को डिवाइड कर दो सर, बिजनेस इनकम कितनी और एग्रीकल्चर इनकम कितनी। बिजनेस इनकम तुमको दे देंगे हम 75%, एग्रीकल्चर इनकम दे देंगे हम तुमको 25%। रोस्टेड होती तो फिर ये हम लेके जाते 40% आपकी जाती बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम जाती है आपकी 60%। अभी क्या हुआ, अभी उल्टा लिख दिया मैंने। बिजनेस इनकम जाएगी आपकी 25% और एग्रीकल्चर इनकम जाएगी सर आपकी 75%। जल्दी से बताइए कितना हुआ। 5 लाख का 25% हो गया 1,25,000 और सर एग्रीकल्चर इनकम बाकी बचा हुआ आपका हो गया 3,75,000। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 54। Mr. Tony had estate in rubber, tea and coffee. He derives income from them. He has also a nursery wherein he grows plants and sell. तो भैया टोनी बिजनेस करता है रबर, टी और कॉफी का और उसके अलावा उसके पास नर्सरी भी है, तो वहां पर वो प्लांट्स बेचता है। नर्सरी में अगर प्लांट्स बेचते हैं तो सर वो प्योरली एग्रीकल्चर इनकम होती है।
For the previous year ending 31st March 2020, he furnished the following particular of a source of income from estate and sale of plants. देखें सर क्या है बात. मैन्युफैक्चर ऑफ रबर 5 लाख, ठीक है, रबर से कमाई है 5 लाख की, कॉफी क्रोन एंड क्योर्ड से 3.5 लाख की, सर टी से है 7 लाख की, और सेल इसे करा तो 1 लाख की. सर ये बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है. आइए देखें. तो यहां पर तो सर मैं डाल दूंगा एग्रीकल्चर इनकम और यहां पर डाल दूंगा सर मैं बिजनेस इनकम. बताइए सर मैन्युफैक्चर ऑफ रबर से कितना हुआ. सर रबर के लिए है, मैं बाकायदा लिखता हूँ, पहली बार कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ. रबर के लिए सर रूल 7A, ठीक है, और रूल 7A सर बोलता है 65-35, ठीक है. पहले एग्रीकल्चर लिखा है इसलिए 65. तो 5 लाख का 65%, 3,25,000. पाँच लाख का 35%, 1,75,000. मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी रूल 7B, $3.5 लाख पे लगेगा. ये लगा था 5 लाख पे. 3.5 लाख का 75%, 2,62,500, और 3.5 लाख का 25%, 87,500. मैन्युफैक्चर ऑफ टी रूल 8. सर ये है आपका 60-40, 7 लाख पे. सर 7 लाख का 60% है 4,20,000, और बाकी बचा हुआ बिजनेस इनकम 2,80,000. डी पॉइंट सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, ये पूरा एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा 1 लाख रुपए. तो सर बिजनेस इनकम तो आ रही है मेरी 5,42,500. एक बार चेक कर लेता हूँ सर क्या मैं सही हूँ. हाँ जी बिल्कुल सही हूँ. और एग्रीकल्चर इनकम का आंसर देखा है 11,07,500. चेक कर लेते हैं. 3,25,000 प्लस 2,62,500 प्लस 4,20,000 प्लस 1 लाख. इट कम्स टू 11,07,500. सो दिस इज माई टोटल इनकम. क्लियर है सर. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन. प्लीज सी सेम टाइप क्वेश्चन प्लीज आप करना. मैं बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन ही करूंगा. ओके हाँ यहाँ पे सारे हेड्स की इनकम गिवन है. चलो निकालो. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ बिजनेस इनकम एंड अदर इनकम. Mr. X, a resident, has provided the following particulars of his income for the previous year 1920. कंप्यूट कीजिए टैक्स लायबिलिटी मिस्टर एक्स की. अच्छा सैलरी से उनकी इनकम है 380, हाउस प्रॉपर्टी से उनकी इनकम है 2 लाख, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर सर 2,80,000. अच्छा ये कमाने के लिए इन्होंने खर्चा कर दिया एक्सपेंसेस इनकम फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000. तो सर ये नेट एग्रीकल्चर हमको चाहिए. नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी है 1,10,000. ओके अब देखो करते कैसे हैं. पहले मैं टोटल इनकम का फॉर्मेट बनाता हूं कि सारे बच्चों को ढंग से आ जाए एग्जाम में करना कैसे, और फिर मैं टोटल टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट बनाऊंगा. ठीक है इस क्वेश्चन में देख लो ढंग से. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स. देख लो अब कैसे निकालते हैं टोटल इनकम.
किसी के मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है बोलो? $3,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? सर 2 लाख। ठीक है, ठीक है सर। एग्रीकल्चर इनकम कितना है? सर नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है 2,80,000 माइनस 1,70,000 कम्स टू 1,10,000। ठीक है, लेस एग्जिम्ड अंडर सेक्शन 10(1). एग्जिम्ड होता ना, ये तो एग्जिम्ड कर दो 1,10,000। सर ये तो नहीं सिखाया था, यही सिखाया था, ये नहीं सिखाया था सर। आपने कहा था कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को टोटल करो, वो टैक्स निकालने के लिए सिखाया था। अभी क्या सिखा रहा हूं? टोटल इनकम कैसे लेना है। एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जिम्ड होती है 10(1) में, ये लो जी एग्जिम्ड कर दी ना, यही तो चालाकी है। अब यहां पर दिखने को बोलो बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारी क्या दिखी? सर हमको दिख रही है 5,80,000। हाँ, डिडक्शन है ही नहीं तो यही तुम्हारी टोटल इनकम। बस अब निकालो टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। देखो भैया, सर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमको चाहिए स्टेप 1 में उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम। बिल्कुल, नेट एग्रीकल्चर इनकम चाहिए सर, वो है 1,10,000। हाँ सर, स्टेप 2 में हम करेंगे जो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उनका टोटल और उसके ऊपर टैक्स। सर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 1,10,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है सर उसकी 5,80,000। इसके ऊपर निकाल लीजिए सर टैक्स, ये आ गया 6,90,000। सर मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर आ रहा है टैक्स आपका 50,500। बिल्कुल सर। स्टेप 3, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर सर टैक्स निकालना होगा। हाँ बिल्कुल, तो सर एग्रीकल्चर इनकम है हमारी 1,10,000, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है हमारी 2.5 लाख, तो 3,60,000 के ऊपर टैक्स हुआ सर हमारा 5,500 रुपए। बिल्कुल। स्टेप 4 में सर हम 50,500 जो टैक्स आया है इसमें से 5,500 माइनस कर देंगे तो सर हमारा आ जाएगा 45,000 रुपीज टैक्स एग्जैक्टली। और इस 45,000 के ऊपर आपको देना होगा सेस एट द रेट ऑफ 4%, 1,800 रुपए। तो ये हो गया आपका 46,800। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 46,800। यानी कि जब टोटल इनकम निकालते हैं तो टोटल इनकम में से तो बड़े सियाने बन जाते हैं अपन और इसमें से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन जब टैक्स लायबिलिटी निकालने बैठते हैं तो वहां पर नेट इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करने लग जाते हैं। क्लियर है बात? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम का लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि आपको कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए कि सर ने नहीं पढ़ाई। ओके, मिस्टर कमल grows paddy and uses the same for the purpose of manufacturing of rice in his own rice mill। ठीक है, पैडी ग्रो करने के बाद वो चावल को मैन्युफैक्चर करते थे खुद ही की मिल में, राइस मिल में। The cost of cultivation of 40% of the paddy produce is ₹7 लाख। जितनी भी पैडी है उसका 40% जो है वो वैल्यू है 7 लाख।
विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 15 लाख। ओके सर, यहाँ पे रबर टी कॉफी नहीं, अलग बिजनेस की बात चल रही है। तो मैं बोलूँ कि ये पैडी की बात हो रहा है, और पैडी में 40% जो है वो 7 लाख रुपए का है, और अगर उसको मार्केट में निकाला जाए तो सर वो बिक सकता है 15 लाख रुपए का। दिस वुड बी द फेयर मार्केट वैल्यू। यहां तक तो मुझे यही समझ में है। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ 60% ऑफ पेडी इज रुपीज 12 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पेडी इज 24 लाख। ठीक है सर, इसकी जो कॉस्ट है 60% की सर वो है 12 लाख रुपए, और इसको अगर मार्केट में निकाला जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू इसका मिलता है 24 लाख रुपए। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बात होने वाली है? ठीक है, तो अपन जब उसके P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे कुछ भी, जब भी वो बेचेगा, तो अपन 7 लाख करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपन 7 लाख करें या 15 लाख करें? सर आप तो सीधे सीधे 15 लाख कर लेना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये आपकी सर एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो सर इन दोनों की एग्रीकल्चर इनकम तो हम निकाल लेते हैं यहीं पर। 8 लाख रुपीज इज एग्रीकल्चर इनकम, और इन दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है सर 12 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टू मैन्युफैक्चर द राइस बनाने के लिए he incurred rupees 2 lakh in the manufacturing process on the balance 60% paddy। तो चावल बनाने के लिए चावल की मिल में 60% पैडी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उसने खर्चा करा मिस्टर कमल ने 2 लाख रुपए का। द राइस वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 30 लाख, और फाइनली वो जो 60% पैडी है वो बिक गई 30 लाख रुपए की। तो क्या हुआ होगा? तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि P&L अकाउंट बनाया गया होगा और सेल हुआ होगा। तो यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं लिखूँ तो बाय सेल्स, तो सर ये बिका है आपका 30 लाख रुपए में, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। पर ये सर आपकी बिकी है 60% पैडी, हम उसकी ही बात कर रहे हैं। सर 60% पैडी का टू कॉस्ट क्या लेंगे सर, जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, क्योंकि हम सीधे बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं, हम लेंगे सर 24 लाख रुपए, 12 लाख नहीं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमने एग्रीकल्चर इनकम निकाल लिया। तो 24 लाख रुपए तो इसका कॉस्ट हो गया, और टू एक्सपेंसेस जो इसने करे, कौन से खर्चे करे सर? सर 2 लाख रुपए के और खर्चे करे थे। ठीक है, तो सर यहां पर बचा हुआ प्रॉफिट आ गया 24 और 2 26, 30 लाख में से 26 लाख गए, तो सर आपका प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपए। तो ये जो प्रॉफिट आया सर, इस प्रॉफिट को बोलते हैं हम बिजनेस इनकम। समझ में आई बात? तो मैंने आपसे रूल 7 को भी कैसे करना है वो भी एक बार आपके साथ मैंने डिस्कस तो कर लिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर आप देखो तो 40% का भी एग्रीकल्चर इनकम निकल चुका है, ये रहा। 60% का भी एग्रीकल्चर इनकम निकल चुका है, ये रहा। 60% का बिजनेस इनकम निकल चुका है, जो कि ये रहा। और 40% का बिजनेस इनकम जब निकलेगा तब जब उसको बेचेंगे, देखी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स, और कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, कैसे टोटल इनकम निकालते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।